बेटा हमने अभी तक जो है एसेस के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज मैं लेके आई हूं उसके एमसीक्यू के ढेर सारे क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चार्ल्स लैम्ब इज डैश। चार्ल्स लैम्ब क्या थे? ही वॉज अ पर्सनल एसेइस्ट, ही वॉज अ डाइडेक्टिक यानी शिक्षाप्रद एसेइस्ट थे, फिलोसफिकल एसेइस्ट थे या इम्पर्सनल एसेइस्ट थे। सो चार्ल्स लैम्ब वॉज अ पर्सनल एसेइस्ट। पर्सनल एसेइस्ट थे चार्ल्स लैम्ब। क्यों पर्सनल एसेइस्ट थे? क्योंकि इनकी जो एसेज थे वो ईगोटिस्टिकल एसेज कहलाते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल कहलाते हैं, और जिसमें आई की बात होती है, सब्जेक्टिव होते हैं, तो वो कहलाते हैं पर्सनल एसेज। सो इनके एसेज आई से रिलेटेड थे, ईगोटिस्टिकल थे, ऑटोबायोग्राफिकल थे, सब्जेक्टिव थे नेचर में। ठीक है, सो दे आर पर्सनल एसेस्ट। ठीक है, ही वॉज अ पर्सनल एसेस्ट। ठीक है, और ये जो तीनों क्वालिटीज है, डाइडेक्टिक, एसेस्ट, फिलोसफिकल इन नेचर और पर्सनल इन नेचर, इम्पर्सनल इन नेचर, ये जो तीनों बाकी की क्वालिटीज हैं, ये बताइए मुझे। अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताइए बेटा, ये किसके एसेज की क्वालिटीज है? ये तीनों क्वालिटीज है फ्रांसिस बेकन के एसेज की क्वालिटी। तो फ्रांसिस बेकन के एसेज में ये सारी तीनों क्वालिटीज थी। वो शिक्षाप्रद एसेज थे, फिलोसफिकल भी है, और वो इम्पर्सनल भी है। किसके? फ्रांसिस बेकन के। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ, किसकी तरह स्टार्ट किया था अपना लिटरेरी करियर उन्होंने? जब चार्ल्स लैम्ब ने लिखना शुरू किया तो इनिशियली ही स्टार्टेड राइटिंग। कैसे स्टार्ट किया उन्होंने लिखना? इनिशियली ही स्टार्टेड राइटिंग एज अ, बताइए बेटा। ही स्टार्टेड राइटिंग एज एन एसेइस्ट, एज अ पोएट, एज अ क्रिटिक और एज अ ड्रामेटिस्ट। सो ही स्टार्टेड राइटिंग एज अ पोएट। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया चार्ल्स लैम्ब ने पोएट्री से। ही स्टार्टेड राइटिंग द पोम्स, so he started his career as a poet. Next, Charles Lamb's essays are replete with, जो चार्ल्स लैम्ब्स के, क्योंकि बेटा चार्ल्स लैम्ब्स के इतने क्वेश्चन ये क्यों आए हुए प्रीवियस ईयर में? क्योंकि ही इज एसोसिएटेड विद द, ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ एसेज। सो ही इज हाईली एसोसिएटेड विद द एसे टॉपिक। जो ऐसे का मैंने टॉपिक कराया जिससे बेस्ड में क्वेश्चन लाई हूं एमसीक्यू के, तो लगातार चार्ल्स लैम्ब के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सो चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर रिप्लीटेड विद, उनके एसेज किससे भरे हुए थे? So his essays are replete with humor and pathos, biased opinion, crude remark and erotic expressions. So their essays are full with the humor, ह्यूमर से भरे हुए एसेस थे, और पैथोस यानी कि दुख से भरे हुए। सो पैथोस और ह्यूमर दोनों ही थे किसके एसेस में? चार्ल्स लैम्ब्स के एसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is, who was pioneer in the field of philosophical prose? कौन जो है वो पियनर, मेन अग्रदूत थे किसमें? इन द पाइनियर थे किसमें? इन द फील्ड ऑफ फिलोसफिकल प्रोज। फिलोसफी वाले जो प्रोजेज है उसके फील्ड में कौन पाइनियर रह चुके हैं? सो ही वॉज फ्रांसिस बेकन। फिलोसफिकल उनके जितने भी ऑफ स्टडीज देख लीजिए आप, कैसे मतलब फिलोसफिकल ही है कि ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सो इस तरीके से फिलोसफिकल थे जिनके प्रोज। ही वॉज फ्रांसिस बेकन। ऑटोबायोग्राफी क्या से हमें क्या पता चलता है? ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बहुत अच्छी कल करवाई थी इसकी डेफिनेशन। ऑटो मीन्स आई, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। जो अपनी ही लाइफ के बारे में राइटिंग्स लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी।
सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ये क्या होगा, ये होगा बायोग्राफी। कल करवाया था ना मैंने, ये क्या होगा, बायोग्राफी। ठीक है, और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स, the life history of a person created in printing by himself, so by himself, writing about himself, so this is called, this is the answer number C. Question next, who is called the essayist for excellence? किसको कहा गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज पार। किसको कहा गया है, एसेइस्ट पार एक्सीलेंस। सो एसेइस्ट पार एक्सीलेंस कहा गया है बेटा चार्ल्स लैम्ब को। चार्ल्स लैम्ब को कहा गया है एसेइस्ट पार एक्सीलेंस। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, चार्ल्स लैम्ब। he is said assist par excellence, इन्हें कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेज ऑफ इलिया। बेटा एसेज ऑफ इलिया मैंने आपको बताया था कि इलिया जो नेम है ये चार्ल्स लैम्ब को कहां से मिला था, साउथ सी कंपनी थी एक, ठीक है, साउथ सी हाउस कंपनी थी, और साउथ सी हाउस कंपनी में एक क्लर्क थे। ठीक है, क्लर्क कौन थे, उनका नाम क्या था, इलियोस। ठीक है, इलियोस जो उनके क्लर्क थे, उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ उनकी अच्छी, ही वाज अ क्लर्क, मतलब वो उसके साथ क्लर्क थे वहीं पे साउथ सी कंपनी में, और उनके ही नाम से इन्हें आइडिया मिला था नाम रखने का। क्या नाम रखने का, उन्होंने अपना नाम रखा, पेन नेम, चार्ल्स लैम्ब ने, इस पेन नेम वाज इलिया। ठीक है, और इसी नाम से फिर उन्होंने काफी सारे एसेज लिखे, वॉल्यूम लिखी पूरी एसेज की, और वो वॉल्यूम किसके नाम से हाईलाइटेड हुई, पब्लिश्ड हुई, वो वॉल्यूम हाईलाइटेड हुई किसके नाम से, कलेक्शन ऑफ इलिया के नाम से, एसेज ऑफ इलिया के नाम से। सो क्या लिखेंगे हम, एसेज ऑफ इलिया, दे वर फुल ऑफ डायडेक्टिक, नो, दे वर प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, यस। फुल ऑफ डायडेक्टिक होते तो ये तो फ्रांसिस बेकन के होते, हमें किसका ढूंढना है, इलिया का। इलिया कौन था, चार्ल्स लैम्ब, तो हमें ढूंढना है प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल इज द फीचर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, उनका फीचर था ये ऑटोबायोग्राफिकल, तो उसी से हमें पहचान लेना है फटाफट से कि जहां ऑटोबायोग्राफिकल आए वही टिक लगा देंगे हम। नेक्स्ट, इन विच मैगजीन वर पब्लिश द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया, कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुए थे फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज किसकी, पूरे एसेज ऑफ इलिया की जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पब्लिश हुई थी, इट वॉज पब्लिश इन द लंडन मैगजीन। लंडन मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुए थे एसेज ऑफ इलिया। Next question, Alexander Pope said that the wisest, the brightest and the meanest of mankind। बेटा ये क्वेश्चन मैंने कल ही ये पूरी लाइन लिखवाई थी, आपको याद करिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, मैंने लिखवाई थी, और जो बच्चा आंसर नहीं देगा इस ऑफलाइन क्लास में वो कल से मेरी क्लास में मत आना, बिकॉज ये कल मैंने बहुत अच्छा आपको याद करवाया है कि अलेक्जेंडर पोप जो है उनको कहा गया है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है फ्रांसिस बेकन के बारे में कि वो वाइजेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, मीनेस्ट है अबाउट द मैनकाइंड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बेकन। और इन्होंने ही अपने एसेस के बारे में कहा है कि इनके एसेस थे मॉरल, ठीक है, सिविल, ठीक है, एंड काउंसिल। नेक्स्ट, who is best known as the founder of Tetler? Who is best known as the founder of the Tetler? कौन माना जाता है बेस्ट नोन फॉर द फाउंडर, किसका फाउंडर, ये प्रिंट थोड़ा सा वो लिख रहा होगा आपको, मैं बता देती हूँ, टेटलर का फाउंडर किसको माना जाता है, सो इट इज रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील को माना जाता है टेटलर का फाउंडर। When were the essays of Montaigne? When were the essays of Montaigne first published? That is मिसाइल डी मॉन्टेन की बात हो रही है बेटा यहाँ। सो मिसाइल डी मॉन्टेन के जो एसेज थे
दे वर फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहले मिसाइल डी मॉन्टेन जिनको क्या कहा जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं, मॉन्टेन जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एसेज, ठीक है, फादर ऑफ एसेज कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो इनके सबसे पहले एसेज बेटा पब्लिश हुए थे 1580 में, 1580 में इनके सबसे पहले एसेज पब्लिश हुए। Who was the editor of the London magazine? लंदन मैगजीन जिसमें चार्ल्स लैम्ब के काफी एसेज, मोस्ट ऑफ द एसेज छपे थे, उस मैगजीन के एडिटर कौन थे बेटा? थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट वाज जॉन स्कॉट, जॉन स्कॉट थे, he was the editor of that London magazine, so option D. नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब adopted the name इलिया, इलिया अडॉप्ट किया था चार्ल्स लैम्ब ने। ये क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देना है और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया, विच वॉज दैट ऑफ, बताइए, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया। एन इटालियन क्लर्क का नाम था वो एट द साउथ सी हाउस, बी अपने ब्रदर के नाम से लिया था उन्होंने इलिया नाम, सी दिस ओल्ड स्कूल मास्टर के नाम से लिया था, या डी एन इंग्लिश बैंकर के नाम से लिया था? सो बताइए। He took this name from the name of an Italian clerk at the South Sea House. एक इटालियन क्लर्क थे, साउथ सी हाउस कंपनी थी जिसमें वो काम करते थे चार्ल्स लैम्ब, और जो क्लर्क थे उनके नाम से उन्होंने ये नाम लिया था इलिया, और उस क्लर्क का नाम क्या था? इलियोस, ठीक है। उनका पूरा नाम अगर जाने तो थॉमस इलियोस नाम था, और थॉमस इलियोस नाम से ही इनको आइडिया मिला इलिया नाम रखने का, और इलिया नाम इनका पेन नेम बना, राइटिंग नेम। नेक्स्ट, इन ईच एंड एवरी एसे वी फील द वेन ऑफ हिज सब्जेक्टिविटी, हु सेड दिस? हर किसमें, हर ईच एंड एवरी ऐसे, हर ऐसे में हमें दिखता है, मतलब सब्जेक्टिविटी की झलक, सब्जेक्टिविटी की झलक दिखती है। अब सब्जेक्टिविटी की झलक किसके एसेज में दिखती है? ये आप सबको पता होगा, चार्ल्स लैम्ब के एसेज में। ऑटोबायोग्राफिकल सब्जेक्टिविटी ये सब दिखती है चार्ल्स लैम्ब के एसेज में। ये बात कही किसने उनके बारे में? सो दिस इज सेड बाय वॉल्टर पैटर। वॉल्टर पैटर ने ये बात कही, किसके बारे में कही? चार्ल्स लैम्ब के बारे में कही, कि चार्ल्स लैम्ब के एसेज में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा झलकती है। नेक्स्ट, हार्डीज फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज बीन टेकन एज, थॉमस हार्डी की जो फिलोसफी है, किसकी फिलोसफी? फिलोसफी ऑफ लाइफ, दैट हैज बीन टेकन एज, उसको कैसे लिया गया है? सो इट इज थॉमस हार्डी के जितनी भी वर्क्स हैं उसमें ये एक डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस हार्डी के जो वर्क्स हैं उसमें किसकी झलक मिलती है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सो उसमें पेसिमिज्म की झलक दिखती है। सो उनके वर्क जो है वो कैसे वर्क है? पेसिमिस्टिक वर्क है थॉमस हार्डी के, ठीक है। सो बेकन वॉज एसेंशियली अ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉल्स द एसेज इन ऑल डिड बेकन राइट? सो डैश कॉल्स द एसेज इन ऑल डिड बेकन राइट? सो कितने एसेज टोटल बेकन ने लिखे थे, फ्रांसिस बेकन ने? कल के लेक्चर में सारे ये मैंने पढ़ाया क्वेश्चन, तब भी आंसर बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। 106 मैंने बताए थे, और कैसे कैसे थे? पहली एडिशन में 10 थे, दूसरे में 38 थे, और लास्ट में 58 थे। टोटल 106 एसेज थे, किसके? फ्रांसिस बेकन के। सो इट इज आंसर नंबर सी। नंबर 18, पर्सनल एसेज आर आल्सो कॉल्ड एज, पर्सनल एसेज को और क्या कहा जा सकता है? ए ईगोटिस्टिकल एसेज, नहीं, पहला देखिए, पहला है ईगोस्टिकल एसेज, दूसरा है प्राइवेट, एंड तीसरा है ईगोटिस्टिकल, और चौथा है नन ऑफ दीज। बेटा ईगोस्टिकल तो होता नहीं है, सो इट इज ईगोटिस्टिकल, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। पर्सनल एसेज को ईगोटिस्टिकल एसेज भी कहते हैं, क्योंकि ईगो यानी आई,
और पर्सनल मतलब भी आई की बात करना, तो दैट बिकम्स पर्सनल एसेज। फ्रांसिस बेकन एसेज आर द फाइनेस्ट, सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं फ्रांसिस बेकन के एसेज। किसके, किस चीज के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है फ्रांसिस बेकन के एसेज को? तो फ्रांसिस बेकन के एसेज को माना जाता है एफोरिस्टिक एसेज का बेस्ट एग्जाम्पल, यानी अलंकारिक भाषा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि कहावतें, अलंकार, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते थे, फिलोसफिकल लैंग्वेज यूज करते थे, एफोरिस्टिक लैंग्वेज यूज करते थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसी लैंग्वेज का यूज करते थे फ्रांसिस बेकन। सेंट जॉन सेंट्सबरी कॉल्स एन एसे एज, तो जॉन सेंट्सबरी जो थे उन्होंने वो एसे को उन्होंने कहा कॉल्स एसे एज वर्क ऑफ प्रोज आर्ट, ऐसे जो है एक गद्दे का हिस्सा है, सो ही कॉल्ड एसेज एज अ वर्क ऑफ द प्रोज आर्ट। हाउ मेनी एसेज, कितने एसेज, जब एसेज की चर्चा हो रही है तो बेन जॉनसन कैसे पीछे रह सकते, तो बेन जॉनसन का भी ले लेते हैं। बेन जॉनसन के टोटल कितने एसेज थे जो सामने आए हैं हमारे? सो बेन जॉनसन के एसेज थे 171 एसेज बाय बेन जॉनसन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Whose articles and essays are known as कॉवर्ली पेपर्स? किसके आर्टिकल्स और एसेस को नाम दिया गया किसका? कॉवर्ली पेपर्स का। कॉवर्ली पेपर्स का नाम किसको दिया गया? सो इट इज जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन थे जिनके एसेस को बेटा नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कॉवर्ली पेपर का नाम दिया गया इनके लिखे हुए एसेस को। नेक्स्ट, नेम द एसिस्ट, उस एसिस्ट का नाम बताइए जिसके एसेस जो है पब्लिश्ड हुए थे किस टाइटल में? क्या टाइटल था जिसके एसेस का? अल्फा ऑफ द प्लो, अल्फा ऑफ द प्लो नाम दिया गया था एसेस को। कौन था वो? इट वॉज एजी गार्डनर। एजी गार्डनर के एसेस थे जिनको नाम दिया गया था अल्फा ऑफ द प्लो। देखिए बेटा, थोड़ा सा ना इसको याद करने के लिए थोड़ा लिंक बना सकते हैं। प्लो मतलब पता है ना आपको, प्लो करना, जोतना, तो गार्डन, गार्डन में ही जोतते हैं, तो गार्डनर, प्लो, इससे थोड़ा सा माइंड में लिंक कर लेना। दैट अल्फा ऑफ द प्लो किसके एसेस का नाम है? गार्डनर का। ठीक है, गार्डनर के एसेस का। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? किसको कहा गया है फादर? किसका? एसे का नहीं, अगर एसे का होता तो मिसाइल डी माउंटेन टिक करते, बट इंग्लिश ऐड हो गया इसमें। इंग्लिश के एसे, वर्ड क्या है? इंग्लिश के एसेस का किसको फादर कहा गया? सो इट इज फ्रांसिस बेकन। हु इज द फादर ऑफ द एसे? अब आया है सिर्फ क्वेश्चन ट्विस्ट करके, इन्होंने सिंपल पहले तो पूछा है कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे, नहीं, अब है फादर ऑफ ओनली एसे, सो इट इज मिसाइल डी माउंटेन। सो इट इज मिसाइल डी माउंटेन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्वलेसेंट was first published in the year, the convalescent first published हुई थी किस ईयर में? so it was, ये पब्लिश हुई थी, वॉल्यूम किस ईयर में पब्लिश हुई थी? दैट इज 1825 में पब्लिश हुई थी, इसका नाम था द कॉन्वलेसेंट। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी, क्या लिखी थी? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये वर्क था चार्ल्स लैम्ब का, बहुत ही फेमस वर्क था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। जो शेक्सपियर के वर्क्स थे उनमें से कट डाउन करके उन्होंने टेल्स ली थी काफी, तो उसको नाम दिया था चार्ल्स लैम्ब ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और वो लिखा था उन्होंने किसके साथ मिलके? इन द कंपनी ऑफ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब। उनकी सिस्टर थी जिसका नाम था मैरी लैम्ब, जिसके साथ मिलके उन्होंने ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क लिखा था। और एक और वर्क था, कौन सा? द एडवेंचर्स ऑफ
यूलिसिस। नेक्स्ट, द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर वर द नेम्स ऑफ, जो टेटलर है और द स्पेक्टेटर है, ये मैंने कल ही ये भी मैंने आपको कल ही बताया था। स्पेक्टेटर क्लब किसकी, उसका नाम था, इट वॉज द वर्क ऑफ एडिसन। ठीक है, स्पेक्टेटर्स एडिसन की एसेस का नाम था। ठीक है, एंड देवर, ये क्या है टोटल, देवर पीरियोडिकल्स। ठीक है, टेटलर रिचर्ड स्टील का था, इट वॉज रिचर्ड स्टील्स वर्क। ठीक है, एंड दीज बोथ वर पीरियोडिकल्स, ये पीरियोडिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज रिटन बाय, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग द एसेइस्ट, किसको कहा गया है प्रिंस ऑफ एसेस। सो प्रिंस ऑफ एसेस कहा गया है चार्ल्स लैम्ब को। चार्ल्स लैम्ब इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ एसेस। Who set the style for the modern English prose? मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, मॉडर्न इंग्लिश एसेस के लिए किसने स्टाइल सेट किया था? मैंने कल आपको लास्ट में, जब मैंने कल का लेक्चर खत्म किया तो मैंने लास्ट में एक नोट लिखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जॉन ड्राइडन इज नोन फॉर, जो जॉन ड्राइडन है इनको जाना जाता है, ही इज नोन फॉर सेटिंग द स्टाइल फॉर द प्रोज। जॉन ड्राइडन को बेटा माना जाता है किसके लिए, फॉर सेटिंग द स्टाइल फॉर द मॉडर्न प्रोज। मॉडर्न प्रोज, जिस मॉडर्न प्रोज में जैसे स्टाइलिंग चाहिए थी, जो चीजें, जो नई चीजें, नयापन चाहिए था, वो किसने लाया, कौन लाया स्टाइल, जॉन ड्राइडन। सो जॉन ड्राइडन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की स्टाइलिंग के लिए। सो ही इज जॉन ड्राइडन। चार्ल्स लैम्ब इज नोन एज द फादर ऑफ, चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है फादर, किसका फादर कहा जाता है? So Charles Lamb is known as the father of personal essays. Personal essays या subjective essays या egotistical essays, one as the same thing. When was Francis Bacon, that Francis Bacon Lord Chancellor of England? कौन से टाइम में, कौन सा टाइम पीरियड था जब फ्रांसिस बेकन बने थे लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चांसलर बन गए थे किसके, इंग्लैंड के। सो फ्रांसिस बेकन बिकम लॉर्ड चांसलर, फ्रांसिस बेकन जो थे वो लॉर्ड चांसलर बने थे इंग्लैंड के अंदर, किस टाइम पीरियड में बने थे लॉर्ड चांसलर? दैट इज बी ऑप्शन, 1618 से लेके 1621 तक के टाइम पीरियड। द एसे, एक एसे था बेटा, कौन सा एसे था? उस एसे का नाम था सर रॉजर ऑफ चर्च, सर रॉजर एट चर्च। ये बेटा बहुत फेमस एसे है, सर रॉजर एट चर्च। इस एसे को लिखा गया था, हैज बीन रिटन बाय, ये एसे किसने लिखा है? ये फेमस एसे है सर रॉजर एट चर्च। बेटा बताइए। सो इट इज बाय डी जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन का एसे है ये, सर रॉजर एट चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेवलॉग नरेट्स एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू, एक ट्रेवलॉग होता है, जो ट्रेवलॉग क्या होता है, वो नरेट करता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस नरेट करता है, बट वो ही इज आस्किंग कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आर मेंशन्ड इन द ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग के अंदर किस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस मेंशन किए जाते हैं? सो दे आर ह्यूमरस एक्सपीरियंसेस, फियर एक्सपीरियंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस और सोशलाइजिंग एक्सपीरियंसेस। सो दे आर ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस। एक ट्रेवलॉग में हमेशा ट्रेवल के एक्सपीरियंसेस मेंशन होते हैं, तभी उसका नाम ट्रेवलॉग है। क्राफ्टी मैन डैश स्टडीज, बेटा ऑफ स्टडीज, जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बैक में जाके देखे ऑफ स्टडीज को, उसकी लाइन है ये। ऑफ स्टडीज मैंने पढ़ाया है फ्रांसिस बेकन का, उसकी लाइन है ये, क्राफ्टी मैन डैश स्टडीज। क्राफ्टी मैन, चालाक और धूर्त इंसान, वो क्या करते हैं? स्टडीज को घृणा करते हैं, स्टडीज से, दे कंडेम द स्टडीज। सो दे कंडेम स्टडीज।
among the following assist, इन सब assist में से who is known as the personal impersonal assist, इन सारे assist में से किसको impersonal कहा जाता है? इट इज फ्रांसिस बेकन, जिनके एसेज फिलोसॉफिकल है, डायडेक्टिक है, इम्पर्सनल है, आई नहीं है उनमें, इगोटिस्टिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नेचर में है, सब्जेक्टिव नहीं होते। हिस्ट्रीज मेक्स मैन, हिस्ट्रीज, अब बेटा ये भी ऐसे की लाइन है, किसके? फ्रांसिस बेकन का जो मैंने ऐसे पढ़ाया आपको ऑफ स्टडीज, उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑफ स्टडीज, ऑफ स्टडीज का क्वेश्चन है और वो किसका है? फ्रांसिस बेकन के ऐसे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑफ स्टडीज जो फ्रांसिस बेकन का है उसमें से ये पूछा गया है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पढ़ने से इंसान क्या बन जाता है? सो हिस्ट्री मेक्स द मैन वाइज, वाइज समझदार बनाती है इंसान को। तो शूटिंग इज यूजफुल, शूटिंग जो है यूजफुल है बहुत, किसके लिए? हमारी लंग्स के लिए और हमारी ब्रेस्ट के लिए। सो इट इज, शूटिंग इज द एक्टिविटी विच इज यूजफुल फॉर अवर लंग्स एंड ब्रेस्ट। देन हु हैज रिटन दिस फेमस लाइन, ये किसने दी है फेमस लाइन? क्या नाम है? रीडिंग मेक्स अ मैन फुल, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, यानी कि रीडिंग, बेटा रीडिंग बनाती है एक आदमी को क्या? मेक्स अ मैन फुल मैन, एक फुल मैन कंप्लीट मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस यानी कम्युनिकेशन, स्पीकिंग मेक्स अ मैन अ रेडी मैन, एंड राइटिंग, लिखने से एक मैन एग्जैक्ट परफेक्ट बन जाता है। तो दीज आर द लाइन फ्रॉम ऑफ स्टडीज, ऑफ स्टडीज ऐसे है किसका? फ्रांसिस बेकन का। पीछे जाके बैक पे जाके इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके देखिए जरूर। तो इसमें से ये लाइन है, एंड दिस इज अ लाइन बाय, it is the line by who has written this famous line, this is the line by Francis Bacon, ये लाइन है फ्रांसिस बेकन की। नेक्स्ट, द एफोरिस्टिक, अलंकारिक जो भाषा का स्टाइल है, इट इज एसोसिएटेड, ये किस राइटर के साथ जोड़ा जाता है? सो इट इज एसोसिएटेड विद फ्रांसिस बेकन। एफोरिस्टिक जहां भी आ जाए, इट इज अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते थे फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट, अ पर्सनल एसे इज, एक पर्सनल एसे का क्या मतलब होता है? सो अ पर्सनल एसे इज अ एसे इन विच एन इंटीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर, इंटीमेट मतलब एक पर्सनल एक्सप्रेशन होता है, इंटीमेट जो इंटीमेट होता है कि मतलब अपना ऐसा अनुभव जो उसी को ही पता है सिर्फ। सो एक इंटीमेट एक्सप्रेशन राइटर का कहलाता है पर्सनल एसे, उसकी पर्सनल कुछ बातें जिसके अंदर हो। नेक्स्ट, अब बायोग्राफी, अब मैंने कल आपको बताया था कि बायोग्राफी की क्या डेफिनेशन है, वही आपको बतानी है इसमें। अब बायोग्राफी इज व्हाट? रिटन इन द, इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नो, ये तो फिर क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। अगर फर्स्ट पर्सन लिखेगा तो वो तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन्स लाइफ, हाँ बिल्कुल सही, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन लाइफ, किसी और की लाइफ पे लिखना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, वो कहलाता है बायोग्राफी। नेक्स्ट, विच राइटर फील्स हैप्पी विद द काउंटी संडे, कौन सा राइटर है वो जो हैप्पी फील करता है? हु फील्स हैप्पी विद द काउंटी संडे? सो इट इज जोसेफ एडिसन, ठीक है। जोसेफ एडिसन अपने वर्क में, कौन सा वर्क है इनका? वर्क ऑफ जोसेफ एडिसन और सर रोजर एच चर्च, ये संडे को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं हैप्पीली, तो इसलिए इस वर्क में संडे की बहुत ज्यादा वो दिखाई गई है इंपॉर्टेंस कि संडे इज अ हैप्पी डे। सो दिस इज द वर्क बाय जोसेफ एडिसन। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द पीरियोडिकल एसेज, मैंने पढ़ाया था कल आपको पीरियोडिकल एसेज, तो पीरियोडिकल एसे का पर्पस क्या था? सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस और नन ऑफ दीज? इट इज डेमोक्रेटिक अवेयरनेस। पीरियोडिकल्स जो छपते हैं मैगजीन में, उसका मकसद होता है डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेसी मींस पीपल,
पीपल्स अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स पीपल, ठीक है। पीपल्स अवेयरनेस इज नोन एज द मोटिव ऑफ पीरियोडिकल एसेज। देन R.L. Stevenson is popular for what is known as R.L. Stevenson जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। किसके लिए पॉपुलर थे? He was popular for गॉथिक फिक्शन। सो R.L. स्टीवेंसन, इनको फेमसली कहते हैं स्टीवेंसन। तो स्टीवेंसन जो थे वो फेमस थे गॉथिक फिक्शन के लिए। गॉथिक मींस भूत प्रेत वाली जो फिक्शन होती है, इनके लिए फेमस थे स्टीवेंसन। नेक्स्ट, हु इज नॉट एमिनेंट एसिस्ट? इनमें से कौन सा एमिनेंट एसिस्ट, हु इज नॉट मतलब कि इनमें से कौन सा एमिनेंट एसिस्ट में नहीं काउंट होता? सो इट इज J.K. चैटरसन या E.G. गार्डनर, E.V. लुकास और W.B. ईट्स। सो इट इज W.B. ईट्स। W.B. ईट्स इज नॉट एन अ फेमस एसिस्ट, वो एसिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। बाकी J.K. चैटरसन और E.G. गार्डनर एंड E.V. लुकास, these all are assist. Who is an 18th century author, essayist and painter? जो तीनों था, कौन ऑथर भी था, जो व्यक्ति एसेइस्ट भी था और पेंटर भी था, वो कौन था जिसमें तीनों क्वालिटीज थी और 18th सेंचुरी का था? सो इट इज विलियम हैजलिट। उनका नाम था विलियम हैजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटिंग ऑफ फ्रांसिस बेकन इज फिलोसफिकल? कौन सी ऐसी राइटिंग है इसमें से फ्रांसिस बेकन की जो फिलोसफिकल है बहुत ज्यादा? ए न्यू एटलांटिस, बी एसेज, सी द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नन ऑफ दीज। सो इट इज एसेज। फ्रांसिस बेकन के एसेज जो हैं वो सबसे ज्यादा फिलोसफिकल है। According to Francis Bacon, a person can become a exact और perfect man. एक इंसान perfect man बन सकता है कैसे? Through writing. जब वो लिखना शुरू कर देता है, राइटिंग लिखना शुरू कर देता है, यानी कि लेखक बन गया। और जब वो किसी बुक का लेखक बन गया, ऑथर बन गया, तो वो एग्जैक्ट मैन बन गया है, ठीक है। टू विच एज डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू? चार्ल्स लैम्ब जो एक फेमस एसेइस्ट रह चुके हैं, वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? सो चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु कॉल्ड जोसेफ एडिसन प्रोजेस एक्टिक एंड एशियाटिक? किसने जोसेफ एडिसन के प्रोज को, गद्दे को एक्टिक भी कहा है और एशियाटिक भी कहा है? सो ए मैथ्यू अर्नल्ड, बी जॉनसन, सी स्टील और डी एडिसन? एडिसन हिमसेल्फ। एडिसन, जोसेफ एडिसन ने खुद ही अपने प्रोज को कहा है। जोसेफ एडिसन ने कहा है कि मेरे जो प्रोज है वो एक्टिक है और एशियाटिक है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड मेंबर, एक वर्ड है, क्या वर्ड है? मेंबर। दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, किस वर्ड से लिया गया है? सो इट इज द वर्ड मेमोयर, ठीक है। वर्ड मेमोयर है एंड द वर्ड मेमोयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड, फ्रेंच वर्ड। मेमोयर फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है और फ्रेंच वर्ड कौन सा है? मेमोयर, ठीक है। आर के बाद ई भी लगता है, इस फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है मेमोयर। और इसका मतलब क्या होता है? इट मींस मेमोरी, मेमोरी और रिमेम्बरेंस, ठीक है। वैसे ये लैटिन वर्ड से भी लिया गया, मेमोरिया से, बट पहले अगर ऑप्शन में फ्रेंच है तो वी विल गो विद द फ्रेंच। नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोग्राफी? सबसे पहले बायोग्राफी टर्म का यूज किसने किया? सो द टर्म बायोग्राफी वाज इनिशियली, फर्स्ट टाइम यूज किया इसे फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले बायोग्राफी वर्ड का यूज किया।
नेक्स्ट, ह्यू वॉकर was called लैम। ह्यूज वॉकर ने चार्ल्स लैम को क्या कहा था? ही कॉल्ड चार्ल्स लैम एज द प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेस्ट। ह्यूज वॉकर ने कहा कि चार्ल्स लैम प्रिंस है किसके? इंग्लिश एसेस के। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन रोट इन द लैंग्वेज। फ्रांसिस बेकन ने लैंग्वेज में लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? सो फ्रांसिस बेकन रोट इन द लैंग्वेज, उन्होंने सारे अपने एसेस लिखे किसमें? लैटिन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये ध्यान रखना, फ्रांसिस बेकन ने दो लैंग्वेज मेनली यूज की अपने एसेस में, दैट इज लैटिन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन जर्नल कंसेप्शन ऑफ एसे वाज बोरोड फ्रॉम। जो फ्रांसिस बेकन की कंसेप्शन थी किसकी? एसे लिखने की, वो बोरोड, वो उन्हें कहां से मिली प्रेरणा ऐसे लिखने की फ्रांसिस बेकन को? ए सिनिका से, बी मिसाइल डी मॉन्टेन से, डी ह्यूज वॉकर से, या डी मार्लो से? सो फ्रांसिस बेकन गॉट हिज कंसेप्शन ऑफ एसे फ्रॉम, इट इज मिसाइल डी मॉन्टेन से, जो कि कहे जाते हैं फादर ऑफ एसेस। इनसे इनको प्रेरणा मिली इंग्लिश एसेस लिखने की। नेक्स्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्या थे? फेमस लेक्सिकोग्राफर थे, ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और पेम्पलेटर थे। सो ही वाज अ फेमस लेक्सिकोग्राफर। बेटा लेक्सिको मीन्स होता है डिक्शनरी और ग्राफर मतलब राइटर। सो जो डिक्शनरी को लिखता है, इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी। इन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी को लिखा था। सो ही वाज अ फेमस लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिको मीन्स डिक्शनरी, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट, रिचर्ड स्टील वाज एन एसेइस्ट इन द रेन ऑफ who termed एडिसन स्टाइल्स एज द मिडल स्टाइल। तो रिचर्ड स्टील एक एसेइस्ट थे, ठीक है, he was the essayist, but in the reign of, किसकी रेन में थे? एंड हु टर्म्ड एडिसन स्टाइल एज द मिडल स्टाइल। किसने जोसेफ एडिसन के ऐसे लिखने के स्टाइल को मिडल स्टाइल कहा है? सो इट इज क्वीन एन ने कहा है। क्या कहा है क्वीन एन ने? कि जो जोसेफ एडिसन का लिखने का स्टाइल है वो मिडल स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश कॉल्स द एसे एज अ लूज सेली ऑफ द माइंड। किसने ऐसे के ये डेफिनेशन दी है ऐसे के बारे में कि जो ऐसे होते हैं वो लूज सेली होते हैं माइंड की, जो लूज थॉट्स आते हैं माइंड में वही ऐसे कहलाते हैं। सो इट इज सेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये कहा गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द्वारा। So this is all for today. You can contact us on you can connect with us on Even English 360 degree और मुझसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करने के लिए you can call on following mobile.